सुबह नया दिन। घड़ी में मुश्किल से 8 बजे का समय हो रहा था और सान के उस छोटे से घर में उद्घंड मचाने वाले एक दूसरे के पीछे भागने वाले जान के लिए एक दूसरे के सामने प्रोटेक्टिव भी और जेलस भी वो दो लिटिल क्रीचर जो बिल्कुल किसी वॉरियर की तरह का लड़ रहे थे, वो इस वक्त बिल्कुल शांति से एक दूसरे की एम्ब्रेस में सोए हुए हैं। लाइक अ परफेक्ट पजल और अ ब्यूटीफुल सीनरी जिसके अंदर दो लिटिल इनोसेंट चेहरों को आप एक साथ एक सीनरी में एक बेड पर देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही दोनों एक दूसरे की एम्ब्रेस के अंदर बिल्कुल एक दूसरे को कडल कर सॉफ्टली कॉटन बॉल की तरह वहाँ लेटे हुए हैं विद टॉप ऑफ देयर फादर सन ट्यूनिंग टी शर्ट जिस पर लिखा हुआ है माई लिटिल स्वीट हार्ट। सो इस एल्डर और जूनियर की जोड़ी में से फिलहाल अभी एल्डर तो अपनी गहरी नींद में है, बट लिटिल स्वीट हार्ट की आंखें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं। उसने सॉफ्टली बस अपने आप को उस बड़े से वार्म बियर जैसे शख्स को जिसने उसे हक कर रखा है उसकी तरफ अपने आप को बढ़ाया और अपनी आंखों को बंद करे हुए उसने अपने छोटे से सॉफ्टी लिप्स को उसके माथे पर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। ईज़ा की हमेशा से आदत है, जहां जब भी उसके बगल में सोता है तो ईज़ा से ऐसे ही उठाता है और आज भी वो यही कर रहा था। ईज़ा को लगा उसके बगल में जहान है, पर उसे क्या पता था उसके बगल में जहान नहीं बल्कि ईबो है। और जब ईबो ने ये सॉफ्टनेस अपने फेस पर फील की तो उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी बस अनइंटेंशनली ही ईज़ा को अपनी तरफ खींचता है और उसके फेस पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। सोने की वजह से ईबो की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई थी, थोड़ी चेंज लग रही थी। ईज़ा को थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उसने ईबो की जस्ट में स्नगल करते हुए कहा, डैड आपकी आवाज़ चेंज क्यों लग रही है? हाँ, ये तो ईज़ा ने अब जाकर अपना चेहरा उठाकर ईबो की तरफ देखा था और ईबो ने भी अपना चेहरा उठाकर नीचे देखा था। और जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं एक ईज़ा ने ईबो को पुश कर दिया और ईबो भी जो बस अपनी नींद में ही था वो बेचारा इधर गिरते गिरते बचा। उसने कहा, हे लिटिल क्रीचर। ईज़ा ने भी तुरंत झटके से उठते हुए ईबो की तरफ कूद कर देखा और फिर पाउट बनाते हुए कहा, यू अंकल क्रूगर, मॉर्निंग में आप यहाँ क्या कर रहे हैं और डैड कहाँ हैं? हाँ, आप हमारे बेड में क्यों हैं? वाह! ये कहते हुए वो खड़ा हो गया था बेड पर। वो छोटा सा लिटिल शैतान इस वक्त ईबो को बिल्कुल किसी छोटे से पपी की तरह लग रहा था जो सिर्फ बाक कर रहा है। ईज़ा की आवाज़ और उसके इतने सारे टेंट्रम्स को सुनकर फाइनली ईबो भी वहाँ पर खड़ा हो गया था। उसने अपना सर वहीं बेड रेस्ट से लगाया और ईज़ा की तरफ अपनी धुंधली आंखों से देखते हुए कहा, तुम सुबह सुबह इतनी तेज कैसे चिल्ला सकते हो? हाँ, सच में तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है। ये कहते हुए वो ईज़ा की तरफ अपनी धुंधली आंखों से देखने लगा। ईज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं अपने बेबी को हक कर रहा था। कैसा लगा मॉर्निंग हक? और तुम्हारा वो मॉर्निंग किस सच में बहुत स्वीट था। तो आओ मेरे पास आओ, मैं भी अपने छोटे लिटिल बेबी को किस करना चाहता हूँ। कम ऑन, अभी तुमने मुझे डैड बुलाया ना, तो कम ऑन सन, इधर आओ, मैं तुम्हें किस करूंगा। ये कहते हुए ईबो ने अपने हाथों को फैलाया, पर ईज़ा ने तुरंत मुंह बनाते हुए उस बेड से छलांग लगा दी। उसने चीखते हुए कहा, Stay away with me and where is dad? You are not my dad. No, 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 never. ये कहते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया था जहान को ढूंढने के लिए। ईबो ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी नहीं क्या, फ्यूचर में तो जरूर बन जाऊंगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए बेड से उठता है और वहीं से नीचे स्लीपर पहनकर वो बाहर आ गया था ईज़ा को ढूंढते हुए, ताकि वो बता सके कि जहान बाहर गया हुआ है। ईज़ा ने तो ड्राइंग रूम के अंदर इधर तो ढूंढना शुरू किया, लेकिन सब उसे जहान कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो फाइनली वो टेबल पर पहुंच गया था। वो समझ गया था कि जहान जरूर अपने वर्क पर गया होगा, क्योंकि नोट भी वहाँ पर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, बेबी अंकल के साथ बिहेव करना और डैड जल्द वापस आएंगे। ईज़ा ने पढ़कर सिर्फ एक सैड लुक दिया। उसके बाद उस नोट को वही साइड में रखकर ईबो की तरफ देखने लगा जो अभी भी सीढ़ी से उतर कर आ रहा था। ईबो ने कहा, क्या हुआ चैंप, एनर्जी कैसे डाउन हो गई तुम्हारी अचानक से? ये कहते हुए वो ईज़ा के सामने आकर बैठ गया था। ईज़ा ने अपने हाथों को चेस्ट पर बांधते हुए कहा, डैड आपको बताकर गए हैं? ईबो ने कहा, यस लिटिल पाई, डैड तुम्हारे बताकर मुझे गए हैं। हाँ, ये कहते हुए उसने ईज़ा की नोज पर टैप किया। ईज़ा ने ईबो का हाथ झटकते हुए कहा, सैड, मुझे डैड को मॉर्निंग विश करना था, बट कोई बात नहीं, डैड वर्क पर गए हुए हैं। ये कहते हुए ईज़ा ईबो को लुक देता हुआ फाइनली वॉशरूम की तरफ चला गया था। ईबो उसके पीछे पीछे चलने लगा। ईबो ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ईज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स ब्रश करने, मॉर्निंग हैबिट है ना, डैड ने मुझसे कहा है बिना ब्रश करे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए बाथरूम में आ गया था और ईबो भी उसके पीछे पीछे आ गया। ईज़ा ने कहा, आप कहाँ आ रहे हैं? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे भी ब्रश करना है, तो बाथरूम आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। ईज़ा ने कहा, मैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। वैसे भी कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो डैड अकेले गए हों। ईबो एकदम रुक गया। उसने कहा, फर्स्ट टाइम नहीं है, इसका मतलब जहान का अक्सर जाते रहते हैं। ईज़ा ने ईबो की तरफ एक लुक दिया और फिर वहीं साइड में से अपना ब्रश निकाला। ईबो ने कहा, जवाब दो। ईज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वो ईबो की तरफ देख भी नहीं रहा था। ईबो ने कहा, सच में मूडी है बहुत ज़्यादा। खैर, ये कहते हुए वो वहीं ड्रॉवर में से अपने लिए ब्रश ढूंढने लगा। जब ईज़ा को महसूस हुआ कि वो सारे ब्रशों को इधर उधर खंगाल रहा है और जहान के ब्रश को पिक करने वाला है, तभी ईज़ा ने ईबो को तुरंत पुश करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स ब्रश करने के लिए ब्रश ढूंढ रहा हूँ, और ये बनी वाला ब्रश बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैं आज इसी से ब्रश करूंगा। ये कहते हुए ईबो जानबूझकर ईज़ा को टीज कर रहा था। ईज़ा ने कहा, नो वो डैड का है, प्लीज उस ब्रश को मत कीजिए प्लीज। ये कहते हुए ईज़ा उछलने लगा, पर ईबो की हाइट इतनी ज्यादा थी ईज़ा चाह कर भी ईबो के हाथों तक नहीं पहुंच पा रहा था एंड पुअर लिटिल ब्रश अब ईबो के हाथों में था। ईबो ने कहा, वाह ये जहान का है, अब तो मैं इसी से ब्रश करूंगा। ये कहते हुए ईबो ने टैबलेट मुस्कुराहट दी और वहीं से टूथपेस्ट निकाल कर अपने ब्रश पर लगा लिया। ईज़ा ने सिर्फ मुंह बनाते हुए देखते हुए कहा, हाँ वो डैड का है, आप ऐसे किसी और के ब्रश
से कैसे ब्रश कर सकते हैं, छी ये क्या हुए। वो मुंह बना रहा था, पर ईबो वो तो शेमलेस की तरह उस ब्रश को फाइनली अपने मुंह में रख चुका था। उसने कहा तुम्हें क्या पता क्या मजा है इस चीज का। ये तो हुए वो ब्रश करने लगा और इधर सिर्फ उसे देखकर सिर्फ वॉमिटिंग से साइन करने लगा। उसने कहा आप सच में बहुत क्रॉस हैं। ये क्या हुए वो ब्रश कर रहा था और ईबो को बार-बार मिनट पर कूद रहा था। ईबो ने ब्रश करते हुए कहा हे लिटिल चैंप तुम्हें कुछ भी नहीं पता, आई लव सान का। एक किसा रुक गया। उसने कहा क्या कहा आपने। ईबो ने कहा कुछ नहीं, और वैसे भी ये सब कुछ समझने के लिए तुम्हारे बहुत छोटे हो। ये कहते हुए ईबो ने ईसा के बालों को रफल कर दिया था। ईसा ने तुरंत ईबो के हाथों को उठाते हुए कहा मुझसे दूर रहा कीजिए, अब पर मुझे छूते क्यों हैं। ईबो ने कहा कुछ भी कहो, चाहे तुम कितने भी ज्यादा अग्रेसिव क्यों ना हो, पर तुम एक क्यूट लिटिल पपी हो, तुम सच में बहुत क्यूट हो स्वीट हार्ट। ये कहते हुए ईबो ने एक चिकी सी स्माइल दी। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा आप बहुत ज्यादा अलग है, बहुत अजीब हैं आप। ईबो ने प्राउड लुक देते हुए कहा हाँ लिटिल चैंप तुम्हें क्या पता मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ और कितना ज्यादा लवेबल हूँ। सान का लव्स मी अ लॉट, वी आर वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडी। हाँ ये कहते हुए ईबो हंस रहा था और अभी भी ब्रश कर रहा था। ईसा को आधी बातें तो ईबो की समझ ही नहीं आ रही थी, पर एक चीज़ से समझ आ रही थी कि ईबो इस वक्त सच में बहुत सिली लग रहा है। खैर ईसा ने कहा ओके अब मेरा ब्रश हो गया है। ये कहते हुए उसने अपना ब्रश वहीं साइड में रखा और बहुत अच्छे बच्चों की तरह अपना फेस वॉश कर अपने हाथों को वॉश कर स्टूल पर चढ़कर उसने अच्छे से अपने बालों को कॉम किया और फिर जैसे जैसे कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, छोटी सी स्माइल देकर वो तुरंत सीढ़ी से उतरकर बाहर जाने लगा। ईबो सब कुछ नोट कर रहा था और जैसे ही सब वहाँ से बाहर चला गया ईबो ने भी तुरंत अपना सब काम किया और अपना चेहरा ऐनी में देखते हुए ईसा की तरफ वापस दौड़ लगा दी थी। उसने कहा वाओ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अब कहाँ जा रहे हो। ये कहते हुए ईबो ईसा के पीछे जाने लगा। ईसा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो किचन में गया, साइड में जो स्टेयर्स रखी हुई थी उन्हें काउंटर से कनेक्ट किया, उन छोटी सी स्टेयर्स पर चढ़ा ताकि वो वहाँ शेल्फ पर पहुँच सके। और जैसे ही वो शेल्फ पर पहुँच गया वहाँ से उसने कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा उठाया। उसके बाद वो स्टेयर्स से बहुत संभल कर नीचे उतरा। फिर उसने फ्रिज में से मिल्क बॉटल निकाली, उन सभी को वहीं काउंटर पर रखा, फिर एक बड़ा सा बोल निकाला और बड़ी सी चेयर पर आकर वो चुपचाप से बैठ गया अपना कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए। और ईबो सब कुछ वहाँ खड़े होकर साइड में देख रहा था। एक पल के लिए तो ईबो को यकीन ही नहीं हुआ जो कुछ भी अभी ईसा ने किया। वो सच में किसी बड़े लोगों की तरह बहुत संभल कर बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा था और उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो ये अभी भी करना शुरू कर रहा है। ऐसा लग रहा है उसे बहुत लंबे समय से इस चीज़ सबका एक्सपीरियंस है। ईबो ने चौंकते हुए कहा वाओ तुम तो क्वालिफाइड हो, आई मीन बहुत स्किल्ड हो तुम। एक तो ईबो ईसा के बगल में बैठ गया था और ईसा सिर्फ अपना कॉर्नफ्लावर खाने लगा। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा खाते वक्त बात नहीं करते। ये कहते हुए वो वापस खाने लगा। ईबो ने चक्कर करते हुए कहा ज़हान और उनके रूल्स, तुम्हारे साथ भी रूल्स है ना। हाँ खैर मैं समझ सकता हूँ, खैर तुम बात नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो बात कर ही सकता हूँ ना। जैसे बताओ ज़हान अक्सर तुम्हें छोड़कर ऐसे चले जाते हैं। ईसा ने सिर्फ एक लुक ईबो को दिया और वो अपने कॉर्नफ्लेक्स खाने लगा। ईबो ने कहा अरे बोलो भी। ईसा ने कहा मैंने कहा ना बोलते वक्त बात नहीं करते। ये कहते हुए उसने फिर से एक बड़ी स्पून अपने मुंह में रख ली थी। ईबो ने हंसते हुए कहा अब तो तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, क्या तुमसे बात कर सकते हो, चिंता मत करो मैं ज़हान को नहीं बताऊंगा। जैसे ईबो ने कहा ईसा ने उसे घूर कर देखा। ईबो ने कहा ओके ओके ठीक है मत बोलो मैं ही बोलता हूँ। खैर मुझे बताओ तुमने तो ये ब्रेकफास्ट कर लिया, खैर इतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं लग रहा और ना ही मुझे इसमें कोई टेस्ट लग रहा है और वैसे मुझे कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है। अब मुझे बताओ मैं क्या खाऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए ईबो ने अपना हाथ अपने टमी पर रखा। ईसा ने सिर्फ मुंह बनाया और ईबो को लुक दिया। उसके बाद उसने इशारा करते हुए फ्रिज की तरफ ईबो को बताया, पॉइंट किया। ईबो ने कहा फ्रिज में कुछ है। ईसा ने सिर्फ नोट किया। इसके बाद ईबो उठकर फ्रिज में जाता है और फ्रिज खोलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पूरे फ्रिज के अंदर सिर्फ रॉ फूड था, लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, जूस बॉटल्स, बेकन, मीट, एग्स, यही सब कुछ था, ब्रेड। लेकिन ईबो को ये सब कुछ तैयार करना पड़ेगा तभी वो कुछ खा सकता है। ईबो ने फ्रिज बंद करते हुए कहा इसमें तो सब कुछ कच्चा है, इसे मुझे बनाना पड़ेगा। और मेरी कुकिंग स्किल्स जैसे ही करीब वो वहाँ उस पर बैठा था। ईसा ने फाइनली अपना खाना खत्म कर लिया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा आपको खाना बनाना नहीं आता। ईसा की ऐसी आवाज़ सुनकर उसका क्वेश्चन सुनकर ईबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा क्या कहा तुमने लिटिल मॉन्स्टर। ईसा ने कहा मैंने पूछा कि आपको खाना बनाना नहीं आता। ईबो ने कहा वो एक्चुअली। ईसा ने हंसते हुए कहा डेफिनेटली नहीं आता होगा, आई नो आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ लेकिन हुए वो स्टूल से उतर गया था। ईबो ने कहा ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है और वैसे भी आई नो कैसे कुकिंग की जाती है, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगा। लेकिन तो ईबो ने एक प्राउड लुक ईसा को दिया और वो फ्रिज में से कुछ सामान निकालकर कुछ बनाने की कोशिश करने लगा। जैसे कि उसने एग निकाले और ब्रेड निकाली और कुछ वेजिटेबल्स निकाली और वो सब चीज़ें निकालकर वहीं काउंटर पर सजा ली। ईसा ने कहा आर यू श्योर कि आप बना सकते हैं। लेकिन तो वहीं काउच पर बैठ गया था। ईबो सिर्फ देख सकता था कि ईसा उसे चैलेंजिंग लुक दे रहा है। ईबो ने तुरंत प्राउडली कहा ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूँ, डोंट वरी, देखना मैं कितना टेस्टी ऑमलेट बनाता हूँ। तुम्हें खाना है तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ एंड आई स्वेयर मेरा ऑमलेट खाने के बाद तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये कहते हुए ईबो अपनी बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा था। ईसा ने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा हाँ डेफिनेटली आप बनाइए, मैं देखता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ बैठकर ऑब्जर्व करूंगा। और हाँ डैड की किचन को खराब मत कीजिएगा, डैड को नीट एंड क्लीन चीज़ें पसंद है। ठीक है तो ईसा ने वही टीवी चला लिया था और वो अपना कोई कार्टून वाला प्रोग्राम देख रहा था और ईबो को वॉच भी कर रहा था। ईबो ने सिर्फ एक लुक ईसा को दिया और फिर सामने सब सामान को पड़े हुए देखा। फिर उसने अपने मन में कहा मैंने कह तो दिया है पर मैं बनाऊंगा कैसे। मैं इस बच्चे के सामने अपनी नाक तो कटे नहीं दे सकता ना। कम ऑन ईबो, एक ऑमलेट की तो बात है ना, तू बना सकता है, हाँ बना सकता है। ठीक है तो ईबो ने फाइनली खुद को बना लिया। उसे ऑमलेट की थोड़ी बड़ी रेसिपी तो पता थी, इसीलिए उसने एक बोल निकाला और एग को उठाकर बस फोड़ने ही वाला था। तब ईसा ने कहा हे वो ऐसे नहीं टूटेगा। ईबो ने कहा
और कैसे टूटेगा? ईज़ा ने कहा अंकल। ये कहते हुए वो काउच से उतरा और ईबो के पास आ गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा अगर आप उसे इतनी तेज मारेंगे तो आधे से ज़्यादा एग तो नीचे ही फैल जाएगा, ऐसे काम नहीं होता। वेट अ मिनट। ये कहते हुए ईज़ा भाग कर अपने रूम की तरफ दौड़ गया था। ईबो ने कहा अब इसे क्या हुआ? ये कहते हुए वो ईज़ा को देखने लगा, पर अगले ही पल ईज़ा भागते हुए फिर से ईबो के पास आ गया था और उसके हाथ में टैप था। ईबो ने कहा अब इसका क्या होगा? ईज़ा ने कहा वेट अ मिनट। ये कहते हुए उसने टैप के ऊपर ऑमलेट की रेसिपी को निकालकर ईबो के हाथ में थमाते हुए कहा इसे फॉलो कीजिए। ईबो ने कहा वाओ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ये कहते हुए उसने ईज़ा को एक हाई फाई लुक दिया, पर ईज़ा ने सिर्फ उसे इग्नोर किया और वापस काउच पर जाकर बैठ गया। उसने कहा जल्दी कीजिए, किचन को खराब मत कीजिएगा, आई वार्न यू अगेन। ये कहते हुए वो ईबो को फिर से वॉच करने लगा। ईबो ने कहा सच में इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा। हाँ खैर ये तो फायदे की चीज़ है, अब तो मैं ज़रूर ऑमलेट बना ही लूँगा, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए बड़बड़ाता हुआ फाइनली उस सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा जो इस वीडियो के अंदर बताए जा रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली 10 मिनट के बाद उसने एक फैबुलस ऑमलेट बना लिया था। उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा हे क्यूटी पाई कम ऑन इधर आओ, देखो मैंने कितना अमेजिंग ऑमलेट बनाया, वाओ मेरी लाइफ का फर्स्ट मील है, कम ऑन इधर आओ। ये कहते हुए वो ईज़ा को बताने लगा। ईज़ा ने ईबो की इतनी एक्साइटमेंट देखी तो उसके फेस पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो सच में किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। ईज़ा ईबो के पास पहुंचता, उसने कहा दिखाइए मुझे। ये कहते हुए वो देखने लगा पर पैन बहुत ऊंचा था। ईबो ने कहा वेट अ मिनट। ये कहते हुए उसने ईज़ा को अपनी गोद में उठा लिया था। ईज़ा ने कहा मुझे नीचे उतारिए। ईबो ने कहा अगर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा तो तुम देखोगे कैसे? कम ऑन अब चुप हो जाओ और चुपचाप से ध्यान से देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल ऑमलेट बनाया है। ये कहते हुए उसे पेन में दिखाने लगा। ईज़ा ने सिर्फ एक पाउट बनाया और अब वो पेन में देखने लगा। सच में ऑमलेट फ्लफी बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, टेम्पटिंग लग रहा था, पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि अगले पल दोनों को महसूस होता है कि किसी जलने की बदबू आ रही है। ईज़ा ने कहा अंकल कुछ जल रहा है। ईबो ने कहा जल रहा है कहाँ? ये तो वो दोनों देखने लगा। ईज़ा ने कहा अरे इसे टर्न कीजिए वरना एक साइड से जल जाएगा। ईबो ने कहा क्या? ईज़ा ने कहा इसे टर्न कीजिए, टर्न। ईबो ने कहा ओ वेट। ये तो उसने ईज़ा को तुरंत वही स्लैब पर बिठाया और वो स्पैचुला ढूंढने लगा। ईज़ा ने कहा अरे ये रहा। ये तो उसने साइड से स्पैचुला निकालकर ईबो को दिया। ईबो ने कहा थैंक यू। ये तो वो बहुत केयरफुली उस ऑमलेट को पलटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा मैसी थी कि वो ब्यूटीफुल सर्कुलर ऑमलेट अचानक से तितर-बितर हो चुका था और अब उस ऑमलेट का सिर्फ मैस बन चुका था। खैर अभी वो खाने लायक तो था ही। ईबो ने तुरंत फ्लेम को ऑफ किया और फिर ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा थैंक गॉड ये जला नहीं। ईज़ा ने कहा थैंक्स टू मी। खैर अब आपका ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है तो ब्रेड के साथ आप इसे खा सकते हैं। ईबो ने कहा तुम भी टेस्ट करो, तुमने इसके अंदर बहुत हेल्प की है, चलो हम दोनों बैठकर खाते हैं। ये कहते हुए ईबो ने एक बोल के अंदर उस ऑमलेट को निकाला, साइड में ब्रेड रखी, ईज़ा को गोद में उठाया और फाइनली वो काउच पर आकर बैठ गया था। ईबो खा रहा था और ईज़ा को कह रहा था कि वो खाए, पर ईज़ा मना कर रहा था कि उसने कहा ऑलरेडी खा चुका है, उसे और नहीं खाना। पर वो अपनी पपी आई से बार बार ईबो को देख रहा था क्योंकि वो जिस तरीके से खा रहा था ईज़ा के मन में भी पानी आ गया। ईबो ने ईज़ा की आंखों में देखते हुए कहा कम ऑन इतना ज़्यादा रूड मत बनो, कम ऑन टेस्ट करो ना, अंकल ने बहुत टेस्टी बनाया है एंड आई नो मुझे पता है तुम मेरी तारीफ करोगे। ये कहते हुए ईबो ने एक बाइट उठाया और ईज़ा के मुंह की तरफ रखा। ईज़ा ने कहा नो। ईबो ने कहा प्लीज प्लीज बेबी खाओ ना, खाओ 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 खाओ। ये कहते हुए उसे एक क्यूट लुक दिया और ईज़ा को फाइनली वो खाना ही पड़ा। जैसे ईज़ा ने खाया उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा वाओ ये तो बहुत टेस्टी है अंकल, ये बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा वाओ मैंने तो तुमसे कहा ही था ना मैं तो बॉर्न शेफ हूँ। ये कहते हुए वो अपनी तरफ जारी करने लगा और ईज़ा सिर्फ उसे एक लुक देकर खाने लगा क्योंकि अभी उसे ईबो की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे इंटरेस्ट इस ऑमलेट में था। जब दोनों ने उसे खा पी कर खत्म कर दिया दोनों ने अपना हाथ अपने पेट पर फेरते हुए कहा हाँ टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था। ईज़ा ने कहा थैंक यू। ईबो ने कहा मोस्ट वेलकम माई बेबी। ईज़ा ने कहा आई एम नॉट योर बेबी। खैर मुझे मेरा प्रोग्राम देखने दीजिए। ये कहते हुए ईज़ा सामने टेलीविजन पर प्रोग्राम देखने लगा। ईबो ने कहा वैसे देख क्या रहे हो? ईज़ा ने कहा डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कहते हुए वो अलट कर चैनल को देखने लगा, पर बहुत देर हो चुकी थी। ईबो ने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा डैड कब तक आएंगे तुम्हारे? ईज़ा ने कहा आई डोंट नो। ईबो ने कहा डोंट नो तो इस घर में तुम ऐसे अकेले रहते हो? ईज़ा ने कहा नो आंट सुजन आ जाती हैं। ईबो ने कहा आंट सुजन वो कौन है? ईज़ा ने कहा मैं आपको क्यों बताऊँ? ये कहते हुए वो फिर से टीवी की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा कम ऑन बताओ भी। ईज़ा ने कहा डैड से पूछना, आई डोंट नो। ईबो ने कहा सच में तुम बहुत रूड हो। खैर हाँ जान का लेट आएंगे, अब तो घड़ी में 10 ही बज चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? ईज़ा ने कहा अपने घर वापस जाना चाहिए। ईबो ने कहा मैं नहीं जाने वाला। ये कहते हुए वो ईज़ा को लुक देने लगा और पूरे घर में फिर से इधर उधर एक्सप्लोर करने लगा। 1 घंटे बाद फाइनली थक कर आकर वो फिर से बैठ गया। उसने कहा इस घर में तो सच में कुछ करने के लिए नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। ये कहते हुए इधर उधर देखने लगा। ईज़ा ने कहा डैड आएंगे तो? ईबो ने कहा हाँ डैड आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? ईज़ा ने कहा लंच का टाइम हो रहा है, आपने इतना अच्छा ऑमलेट बनाया तो हम डैड के लिए मील तैयार करें, उन्हें सरप्राइज देने के लिए। ईबो ने कहा व्हाट? ईज़ा ने कहा एक मील तैयार करते हैं, डैड आकर खाना बनाएंगे और वो बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे ना, तो हम एक मील तैयार करें। ईबो ने कहा ये तो आइडिया अच्छा है, कम ऑन जानका को सरप्राइज करते हैं। यस ये तो वही बोले तुरंत ईज़ा की तरफ हाई फाई किया और ईज़ा की तरफ ईबो को इग्नोर कर किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। ईबो ने कहा यू लिटिल मॉन्स्टर तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। ये तो वो मुंह बनाता हुआ फाइनली किचन में आ गया था। ईबो ने कहा तो क्या बनाना चाहिए हमें? ये कहते हुए ईबो ने अपनी स्लीव्स को चढ़ा लिया था जैसे कि वो पूरी तरीके से तैयार है इस जंग को लड़ने के लिए। वही ईज़ा ने टैब के अंदर कुछ रेसिपीज निकाल कर ईबो के हाथ में रखते हुए कहा ये डैड को ये बहुत पसंद है। ईबो ने कहा ये क्या है? ये कहते हुए वो चीज़ देखने लगा। वो लसानिया की रेसिपी थी। ईबो ने कहा ये तो बहुत टफ लग रही है। ईज़ा ने कहा तो आप नहीं बना पाएंगे?
इबो ने कहा सांगा को पसंद है? ईजा ने कहा हाँ बहुत ज़्यादा। इबो ने कहा तो फिर तो हम इसे बना कर ही रहेंगे। यस ये कहते हुए उसने एक लुक दिया ईजा को और फाइनली वो उस किचन के अंदर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने लगा। इबो ने कहा फ्लावर कहाँ है ईजा? ईजा ने कहा फ्लावर आई थिंक डैड ऊपर रखते हैं। ये कहते हुए ईजा ने इशारा किया। इबो ने कहा ऊपर यहाँ? ये कहते हुए उन सभी डिब्बों में चेक करने लगा। ईजा ने कहा नहीं नहीं वहाँ। इबो ने कहा ये वाला? ईजा ने कहा नहीं वो वाला। ये कहते हुए वो बता रहा था पर इबो को मिल नहीं रहा था। इबो ने कहा कितना कंफ्यूजिंग है, रुको। ये कहते हुए उसने ईजा को अपनी गोद में उठाया और उसे ऊपर करते हुए कहा चूज करो, अब चूज करो। ईजा ने कहा ये वाला। ये कहते हुए ईजा ने एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। इबो ने कहा ओके तुम रुको मैं निकालता हूँ। पर इससे पहले कि इबो क्या पाता ईजा ने तुरंत वो बॉक्स अपने आगे खिसका लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज़्यादा भारी बॉक्स था कि वो गिरते गिरते बचा। इबो ने कहा तुम तो अभी काम ही करते थे। ये कहते हुए उसे संभाल कर उस बॉक्स को नीचे उतारा। ईजा ने कहा मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था। इबो ने कहा भारी चीज़ों को तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा। ये कहते हुए उसे सेफली उस बॉक्स को इस साइड में रख दिया था। इसके बाद शुरू होता है खाना बनाने का सिलसिला। वहीं दूसरी तरफ जान एक रूम से बाहर निकलता है। वो एग्जॉस्ट था क्योंकि लिटरली उसे बहुत घंटे लग गए थे और वो खड़े रहकर लगातार काम कर रहा था। खैर जान को अब आदत है। जान ने अपने उस मेडिकल किट को उतार कर वहीं साइड में डस्टबिन के अंदर डिस्पोज किया। इतने में सैम भी बाहर आ गया था। सैम ने भी अपने मेडिकल किट को उतार कर वहीं साइड डस्टबिन में फेंका और जान की तरफ देखते हुए कहा आज का केस तो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल था। बॉडी की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि हालत इतनी ज़्यादा खराब होगी। काफ़ी टाइम से उसे पॉइजन दिया जा रहा था। जान ने कहा ऑफकोर्स पॉइजन काफ़ी टाइम से दिया जा रहा था, अभी तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके थे। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें सुराग तो मिला। खैर रिपोर्ट आप तैयार कर लेंगे? सैम ने कहा वो तो मैं तैयार कर लूँगा बट आई थिंक तुम्हें ही तैयार करनी चाहिए। तुम्हारी रिपोर्ट बहुत डिटेल में होती है और काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। जान ने कहा मैं तैयार तो कर देता पर मुझे थीसिस लिखनी होती है और तुम तो जानते ही हो ना इस वक्त मेडिकल एग्जाम्स चल रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की थीसिस को मुझे लिखना है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ईजा के साथ भी कुछ टाइम गुजारना होता है और अब तो घर में एक और आफत आ गई है। ये कहते जान खुद में बड़बड़ा रहा था। सैम ने कहा आफत कौन आया है? जान ने कहा कोई नहीं। खैर नेक्स्ट कॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? आई मीन कोई अपॉइंटमेंट हो? सैम ने लगभग हंसते हुए कहा हाउस जान कम ऑन, एक डेड बॉडी, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में हैं और हमारी जॉब सिर्फ बॉडी को। नहीं नहीं ये कहना ठीक नहीं होगा। आई थिंक हमें ये कहना चाहिए डिकम्पोज डिग्रेडेड ऐसी बॉडीज़ को हमें पोस्टमार्टम करना होता है जिनको बाकी सभी मार्क लेना मना कर देते हैं एंड स्पेशली पुलिस केसेस के लिए। तो ये कोई अपॉइंटमेंट वाला केस नहीं है। हम कोई सर्जन या बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। वी आर फॉरेंसिक्स, तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती। इनफैक्ट हमें तो काम दिया जाता है, वो भी तब जब कोई और उसे लेने के लिए तैयार ना हो। तो माय लिटिल इंसान जब कोई काम आएगा तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू बिकॉज असिस्टेंट की ज़रूरत तो मुझे सच में पड़ती है और तुमसे बेहतर असिस्टेंट कोई भी नहीं हो सकता। तो कौन चिल, अभी के लिए चिल करो। वैसे भी लाश बहुत ज़्यादा भयानक थी, 2 दिन तक तो मुझे खाने का भी मन नहीं करेगा। पता नहीं पोस्टमार्टम करने के बाद तुम इतना कूल कैसे रह सकते हो। हाँ ये कहते हुए सैम आगे बढ़ रहा था। जान सिर्फ उसके पास चुपचाप चल रहा था। जब सैम बोलकर खत्म हो गया तो उसने जान के साथ देखते हुए कहा अब कुछ कहो भी, तुम्हें कभी कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? आई मीन मैं तुम्हें कभी भी डिस्कस्ड महसूस करते हुए नहीं देखता। वाई आई मीन क्या राज है? जान ने सिर्फ एक मोनोटोन में जवाब दिया जब अंदर से फीलिंग्स और इमोशन खत्म हो जाते हैं ना तो बाहर की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ क्या नहीं कोई फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। घर का खर्चा चलाना है, जिम्मेदारी है, मुझे उठाना है, तो ये काम तो मुझे करना ही होगा ना। और जैसा कि तुमने कहा हम कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर या सर्जन नहीं हैं और मैं तो क्वालिफाइड और सर्टिफिकेट फॉरेंसिक भी नहीं हूँ। तो थैंक्स मैन मुझे जॉब देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा लगता नहीं मुझे कोई काम पर भी लगता। तो जान बस बोली रहा था तभी सैम ने कहा शट आप, तुम पागल हो। मुझे नहीं पता तुमने अपनी डॉक्टर बीच में क्यों छोड़ दी, बट मैन यू आर सो स्किलफुल। तुम्हारा काम अमेजिंग है और तुम्हें असिस्टेंट रखना, इस बात के लिए मैं कभी पछतावा नहीं करूँगा। हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिपार्टमेंट में झूठ बोलना पड़ता है और तुम जानते हो ये इलीगल है। तुम सर्टिफाइड नहीं हो और तुम यहाँ काम कर रहे हो, बट आई विल मैनेज जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर योर स्किल्स, जस्ट फॉर योर टैलेंट। मुझे आज भी याद है जब 3 साल पहले तुम मेरे पास आए थे ना, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, मैं कभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। पर जो रिजल्ट तुमने मुझे दिए थे, तुमने मुझे सच में अमेज्ड कर दिया था। यू आर सच में गॉड गिफ्टेड और तुम एक बहुत ब्रिलियंट सर्जन बन सकते थे। आई डोंट नो तुमने अपने सब कुछ बीच में क्यों छोड़ दिया और तुम कभी बताते भी नहीं हो, बात भी नहीं करते। खैर तुम अपनी लाइफ में अच्छा करो, आई जस्ट वांट दैट। और वैसे भी सुजन के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं और तुम्हारा बेबी बहुत क्यूट है, तो मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। जस्ट अ लकी अंकल। ठीक है सैम ने एक स्माइल दी, पर जान के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी, वो बस इमोशनलेसली सैम के साथ चल रहा था। जैसे ही वो लोग मॉक से बाहर आते हैं सामने एक ऑफिसर खड़ा हुआ था और जैसे ही सैम की नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा शिट शिट शिट, ये एरिक फिर से यहाँ आ गया, ये फिर से क्वेश्चनिंग करेगा। जान आई थिंक तुम्हें पीछे से चले जाना चाहिए, जाओ। जान जाने ही वाला था तभी एरिक ने कहा क्या हो रहा है यहाँ? एरिक की आवाज़ सुनकर दोनों वहीं रुक जाते हैं।
सैम ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, हम बस अभी पोस्टमार्टम कर आ रहे हैं, आप रिपोर्ट लेने आए? एरिक ने सान की तरफ देखा और फिर सैम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डिटेल रिपोर्ट। सैम ने कहा, डिटेल रिपोर्ट कैसे हो सकती है? बॉडी हमें कल रात को ही मिली है, डिटेल रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। और बॉडी की हालत आपको पता है कितनी ज़्यादा ख़राब थी, वो डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी, तो बहुत समय लगा हम लोगों को सब कुछ करने में। अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, थके हुए हैं और हम भी इंसान हैं, समय तो दो हमें। तभी एरिक ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसी काम के लिए रखा गया है, मुझे रिपोर्ट चाहिए अगले 1 घंटे में। सैम ने कहा, डिस्कस्टिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। एरिक ने कहा, 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, और इतना ड्रामा मत करो, वैसे भी तुम अकेले नहीं हो। ये कहते हुए जान को एक लुक देता हुआ वहाँ से चला गया था। सैम ने कहा, शिट, कैसे तुम्हारे बारे में पता है? जान ने सिर्फ एरिक की तरफ लुक दिया और फिर सैम की तरफ देखते हुए कहा, डोंट नो एंड डोंट केयर, चलो रिपोर्ट तैयार करते हैं। सैम ने कहा, पर तुम्हें तो। जान ने कहा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, कम ऑन। ये कहते हुए जान बस वहीं चला गया था। सैम भी उसके पास आ गया और बड़बड़ाने लगा कि वो कितना थका हुआ है और रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। पर जान सिर्फ किसी रोबोट की तरह सब काम कर रहा था, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो रिपोर्ट लिख रहा था, कैलकुलेशंस कर रहा था, डेथ ऑफ कॉज, टाइम ऑफ डेथ, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, वो सब कुछ फिल कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ सैम जो सारे नोट्स उसने तैयार किए थे, सारी इन्फॉर्मेशन तैयार की थी, वो बस मॉक से बाहर लेकर आया था। इतने में जान आज से रिपोर्ट लिख चुका था। सैम ने कहा, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने इतनी सारी रिपोर्ट तैयार भी कर ली। ये कहते हुए जान के बगल में बैठ गया था। जान ने कहा, मुझे काम करने दो, जल्दी काम हो जाएगा, बोलना मत। ये कहते हुए वो एक स्पीड में काम करने लगा और सैम सिर्फ उसे आउटस्टैंडिंगली देखने लगा। जान उसे हमेशा चौंका देता है, हमेशा। उसके स्किल्स, उसकी माइंड, उसका शार्पनेस, उसकी इंटेलिजेंस, सब कुछ आउट ऑफ द बेल्ट है। ही इज सच अ जैम। बट अनफॉर्चुनेटली जान में भी दाग होता है और जान के अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज है। उसके स्किल्स को छोड़ दिया जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ कंप्लीट मैस है, जिसको सैम से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लगभग 1.5 घंटे के बाद जान जाने के लिए तैयार था, तभी सैम ने कहा, हे मैन, मैं सच में बहुत हेल्प की, मैंने पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, गुड लक। ये कहते हुए वो जा ही रहते तभी सैम ने कहा, ओ वेट अ मिनट, 1 मिनट। जान ने कहा, अब क्या है? सैम ने कहा, तुम्हारे अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? मार्था का कॉल आया था, तुम उसके पास 2 महीने से नहीं गए हो। जान चल क्या रहा है? हाँ, तुम्हें सेशन स्पीच में नहीं छोड़ सकते, काउंसलिंग में तुम्हें जाना ही होगा। जान वापस सब कुछ शुरू कराना चाहते हो क्या? तुम कितनी मुश्किल से उस डार्क लाइफ से बाहर निकले हो, वापस फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। जान ने कहा, आर यू श्योर मैं इस डार्कनेस से निकल गया हूँ? जान की इस बात सुनकर सैम चुप हो गया और जान की तरफ देखते हुए कहा, जानता हूँ मैं तुम क्या कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और ज़्यादा से बदतर करोगे। तुम्हें मार्था के पास जाना चाहिए, शी विल हेल्प यू। जान ने कहा, क्या वो अब तक भी मेरी कोई हेल्प कर पाई है? जान ने लगभग मॉकिंगली हंसते हुए कहा, उसकी बदौलत ही तुम चल फिर पा रहे हो और मुझसे बात कर पा रहे हो, वरना याद है ना, रोते रहते थे पूरे दिन, खुद को चीखते थे, चिल्लाते थे, खरोचते थे। एटलीस्ट अब तुम इस हालत में हो कि ईसा को संभाल सकते हो, तो ये मत कहो कि उसके सेशंस ने तुम्हारी हेल्प नहीं की है। जाओ उसके पास, मेडिसिन भी तुम्हारी खत्म हो रही होंगी ना, प्रिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सैम ने कहा, नहीं मेरे पास अभी दवाई है। ये तो वो नजर चुराने लगा। सैम ने कहा, दवाई है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ से अफोर्ड की तुमने? कहाँ से आई तुम्हारे पास दवाइयाँ? जान, उन इंजेक्शन के अलावा भी तुम कुछ ले रहे हो? जवाब दो मुझे। ये तो वो जान से पूछने लगा, पर जान से बस इग्नोर कर आगे जा रहा था। सैम ने कहा, इस तरह से खिलवाड़ करना बंद करो, मुझे जवाब दो, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। ये तो वो सैम जा रहा था, लेकिन सैम ने तुरंत से घूरते हुए कहा, आई विल हैंडल माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सैम ने कहा, हाँ तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, पर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है। ईसा को तुम्हारी ज़रूरत है। थिंक अबाउट हिम, ओके, गेट इट? उसके बाद में जो करना है करो, फक ऑफ। ये कहते हुए सैम वहाँ से बस गुस्से में जा चुका था। सैम ने वही साइड वॉल पर जोर से पंच करते हुए कहा, शिट। हाँ, हर कोई इंसान मुझे बताना क्यों शुरू कर देता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, जब मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे जीनी चाहिए। जाओ बाहर में जाओ, तुम भी बाहर में जाओ, सब बाहर में जाओ। ये कहते हुए सैम चिल्लाने लगा सैम पर। सब सैम ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था, पर जान का माइंड कंप्लीट मैस हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, उसके हाथ पाँव हल्के हल्के शिवर कर रहे थे। जान ने अपनी पैंट पॉकेट में से अपनी दवाई की बोतल को बाहर निकाला और 2-3 टैबलेट्स अपने मुंह में रख ली और खुद को काम करने की कोशिश करने लगा। ईसा के बारे में कहना, उसकी लाइफ मैस है ये उसे बताना, वो ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर सकता, खुद को संभाल नहीं सकता, ये सब कुछ जान के लिए ट्रिगरिंग था। ट्रिगर था इसलिए जब भी सब जान ऐसी कोई बातें सुनता था वो बस ट्रिगर हो जाता था और उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती थी और रिजल्ट में हालत यही थी जो अभी जान की थी। अब लगभग 2 घंटे के बाद बस से उतरकर जान घर पर जा रहा था। वो घर पर काफ़ी बार कॉल लगा चुका था, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। जान ने अपने मन में कहा, आई होप इन दोनों ने मिलकर कोई आफत ना मचाई हो, पर कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? शिट, ईसा तो कभी ऐसा नहीं करता। हिबो कॉल पिक करो। लेकिन तो जान लगातार फ़ोन डायल कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी पिक नहीं कर रहा था। पिक तो तब करता ना जब किसी को होश होता, क्योंकि घर में तो उस वक्त तूफान मचा हुआ था। तूफान। जान तुरंत अपने घर के पास पहुंचता है, वो दरवाजे को पीटता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जान ने कहा, दरवाज़ा खोलो ईसा बेबी।
इबो दरवाजा खोलो, कहाँ हो तुम दोनों? ये क्या तुम्हें जान जो दरवाजा पीटने लगा। तभी सुजन ने कहा, क्या हुआ जान, सब कुछ ठीक तो है? सुजन के हाथ में योजा था। जान ने सिर्फ एक हेल्पलेस लुक देते हुए कहा, आई डोंट नो, मैं ईजा को इबो के साथ छोड़कर गया था और अब वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सुजन ने कहा, क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये क्या? तो सुजन भी जान के पास आ गई थी। जान ने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और वो उस बेवकूफ इबो ने जिम्मेदारी ली थी। इबो दरवाजा खोलो। जान की हालत देखकर सुजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह यू मीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जैसे ही जान ने सुना उसने सिर्फ सुजन को एक लुक दिया। सुजन ने कहा, ओके ओके ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, वैसे मानो या ना मानो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वो है ही। जान ने उसे इग्नोर करते हुए दरवाजा दोबारा पीटना शुरू किया। उसने चिल्लाते हुए कहा, इबो ठीक है। तो जान ने जैसे ही दरवाजा को ठोका, अगले पल दरवाजा खुल गया था, पर सिर्फ दरवाजा खुला था क्योंकि सामने तो कोई भी नहीं था। जान ने कहा, अरे कहाँ गया ये इबो? ईसा ये क्या? तो जान तुरंत अंदर आ गया था। उसने अपना कोट वही साइड में रखा और अपने स्लीपर्स को चेंज करने ही वाला था, तभी अंदर से आवाज आती है, अंकल आपने ये क्या किया? शिट, डैड हम पर गुस्सा करेंगे बहुत। इबो ने कहा, अरे मैंने क्या किया है? तुम्हारी तो गलती है, तुम ही तो कह रहे थे। ईसा ने कहा, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है अंकल, आपने सब कुछ चला दिया, ये कितना मेस क्रिएट है। यू लिटिल मॉन्स्टर, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैं कर तो रहा हूँ। ईसा तुम ये क्या करवा रहे हो? ये तो इबो की आवाज और ईसा की आवाज लगातार जैसे ही जान के कानों में गई, उसके कान खड़े हो चुके थे। सुजन ने कहा, लगता है कोई महाभारत हो रही है। जान आई थिंक तुम्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। ठीक है। तो सुजन जान को देखकर सिर्फ हंस रही थी। जान ने सिर्फ उसे एक लुक दिया और भागता हुआ किचन की तरफ गया, पर जैसे ही वो किचन के पास आया, सुजन और जान दोनों बस अपनी जगह पर फ्रोजन खड़े रह गए थे, क्योंकि सामने जो हालत थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ठीक है एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आपको क्या लगता है क्या होगी किचन की हालत? कोई बता सकता है? देखते हैं आप लोग कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में साथ शेयर कीजिएगा कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा एंड व्हाट यू थिंक आगे क्या होने वाला है। ईजा इबो ने मिलकर आखिर क्या तूफान मचाया है किचन में, और जान सबको कैसे डील करेगा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। टिल देन बाय बाय।